देहरादून से बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर ने पूजा अर्चना कर चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम धामी और पूर्व सीएम हुए शामिल। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, बीती रात से हो रही बारिश और बर्फबारी, लोगों की बढ़ी परेशानी। वहीं बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे सैलानी। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान के दौरान 2 लाख रुपए नकदी के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। अल्मोड़ा में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत, कार में सवार 4 लोग घायल। और उत्तराखंड में भूमाफियाओं के हौसले हुए बुलंद। भूमाफियाओं ने देहरादून में ग्रामीणों की जमीन पर किया अवैध कब्जा। ग्रामीणों ने की थाने में शिकायत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विशेष आप देख रहे हैं और सबसे पहले बात कर ले रहे हैं। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 31 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आंगनबाड़ी और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे 31 जनवरी तक। ये बड़ा आदेश है। कोरोना के चलते सरकार ने ये आदेश जारी किया है। कोरोना के केसेस पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार बड़े निर्णय ले रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के स्कूल, आंगनबाड़ी और शैक्षणिक संस्थान सभी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में देहरादून कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। साथ ही सीएम धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को शुभकामनाएं दी। उनका जो सामाजिक परंपरागत विधानसभा है और यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी चिर परिचित हैं। उनका जो सामाजिक जीवन है, जो उनका राजनीतिक जीवन है, जब कपूर साहब पहली बार चुनाव लड़े थे 1984, और ये कहूँ कि संगठन को खड़ा करने में जो हमारी प्रत्याशी हैं सविता कपूर जी, उनका बड़ा भारी योगदान है। पुराने लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि मैंने उस समय देखा जब कार्यकर्ताओं का बहुत अभाव होता था और महिलाएं तो ढूंढने को नहीं मिलती थी, तो भाभी जी उस समय यहाँ पर संगठन का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर घर घर पहुँचती थी। दुर्भाग्य से कपूर साहब नहीं रहे और पार्टी में मत बना कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना चाहिए। सविता जी का भी नाम यहाँ से गया था और काफी मंथन के बाद, चिंतन के बाद एक मत से आपके नाम पर पूरी पार्टी ने मोहर लगाई। जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी आदमी जी कह रहे थे कि वास्तव में मैं भी जब इस कार्यालय के अंदर आ रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि अब कपूर साहब हमारे बीच में नहीं है। भले ही वो आज शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे वहां से आज आप सबके इस उत्साह को देखकर और आप सबकी इस एकजुटता को देखकर उनका मन निश्चित रूप में आज प्रसन्न हो गया कि उन्होंने जो काम जो इस क्षेत्र में शुरू किए थे उन कामों को पूरा किया जाएगा। और हमने देखा था उनको कि कितने अपने क्षेत्र के लिए कितनी वो मेहनत करते थे, कितना परिश्रम करते थे और कहीं पर भी क्योंकि इतनी बार के विधायक होने के बाद
इतनी बहिष्ठा होने के बाद। और कृष्णा कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, निश्चित रूप से जो एक अहम कड़ी है, जब कार्यालय होता है तो कार्यालय से ही तमाम रणनीतियां तैयार की जाती हैं। उसी कड़ी में आज एक नए कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। किस तरह से जोश देखा जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए लावनी, 14 फरवरी को मतदान होना है, तो ऐसे में बहुत ही कम समय बचा है। प्रत्याशियों के पास भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो मैदान में एक तरीके से उतर चुके हैं और चुनावी कार्यालय से वो अपने चुनाव की जो है शुरुआत कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम कह सकते हैं देहरादून की कैंट विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं सविता कपूर, उन्होंने अपने कार्यालय का जो है शुभारंभ किया है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और उन्होंने साफ कहा कि कैंट विधानसभा की अगर हम भूमिका की बात करें तो यहाँ से विधायक हरबंस कपूर रहे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तभी उनकी धर्मपत्नी सविता कपूर को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने मैदान में उतारा है। लेकिन इस बीच देखिए भाजपा में जो है हरबंस कपूर के ऊपर जो है जनता विश्वास जताती आई है। इसी बार से वो लगातार जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जो है लगातार जीतते आए, एक बार भी उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा। तो जनता का दिल एक तरीके से हरबंस कपूर की तरफ था और भाजपा की तरफ था। तो अब जो है भाजपा की प्रत्याशी जो है सविता कपूर मैदान में उतर चुकी है। चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है, काफी दिन हो चुके हैं। अब देखना होगा कि जनता इस तरीके से अपना मन किसी और पर बदलेगी या सविता कपूर पे ही मंथन उनका थमा रहेगा। क्योंकि अभी कैंट की अगर हम बात करें तो कैंट विधानसभा से सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा का प्रत्याशी ही मैदान पर है। कांग्रेस अभी तक मंथन में जुटी हुई है, अपना प्रत्याशी अभी तक फाइनल करके मैदान में नहीं उतर पा रही है। तो 28 तारीख तक जो है आखिरी डेट होगी वो नामांकन की, उससे पहले ही कांग्रेस को अपना प्रत्याशी चुनकर मैदान में उतारना पड़ेगा। क्योंकि एक तरीके से सरकार बनाने का दावा कांग्रेस करती हुई दिख रही है, तो भाजपा प्रत्याशियों के सामने अभी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रही है, तो सरकार बनाने का एक तरीके से सपना दूर का हो जाता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज कार्यकर्ताओं में वहां पर जोश भरा है और उनको भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करी है और आगे का विजन एक तरीके से विजन पर गौर करने के लिए उन्होंने जनता से कहा है। लावनी, देहरादून कैंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा समीकरण ज्यादा फिट होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सीट इंपॉर्टेंट है और अभी आपने जैसे बताया कि कांग्रेस भी ये तय नहीं कर पा रही है कि किस चेहरे को यहाँ पर उतारा जाए। तो अगर मैं इस विधानसभा सीट की बात करूं तो यहाँ इस विधानसभा सीट पर लोगों का रुझान किसकी तरफ ज्यादा नजर आता है? देखिए अगर हम कैंट विधानसभा की बात करें तो लावनी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों का रुझान जो है वो भाजपा की तरफ ही देखा गया है। तभी हम कह सकते हैं एकमात्र ऐसे ही प्रत्याशी रहे हरबंस कपूर जो अब तक इस विधानसभा से लगातार जीतते आए हैं। इस सीट पर हम देख सकते हैं समीकरण, राजनीति समीकरण को ज्यादा इसमें नहीं कह सकते हम जातीय समीकरण, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं भाजपा के हरबंस कपूर ही जीतते आए हैं। तो पंजाबी वोट भी इसमें हम कह सकते हैं कुछ अधिक से मान सकते हैं, 30 से 35%। मुस्लिम समीकरण की अगर हम बात करें तो भाजपा की मेन वजह हारने की जो है मुस्लिम वोटर्स की रहती है। तो कैंट विधानसभा में लगभग अगर मुस्लिम वोटर्स की हम बात करें तो 5% से ऊपर बढ़कर उनकी वोटिंग कैलकुलेशन नहीं है। तो इस हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो भी मुस्लिम वोटर्स कैंट विधानसभा में है वो हमेशा बीजेपी के पाले में ही रहे। कैंट से एक तरीके से पिछले चुनाव में 2017 में सूर्यकांत दसमाना कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक तरीके से हम देख सकते हैं मैदान में जो टकराव हो रहा है वो कांग्रेस अपना प्रत्याशी करके तिकोना वो चुनाव की लड़ाई वो कब करेगी। अब आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, तो उसके लिए ये देहरादून कैंट कितना खास और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इस सीट पर चुनावी चेहरे की घोषणा अभी तक की गई है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी की तरफ से रविंद्र जो है वो मैदान में उतरे हैं। वे काफी दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने 51 प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए थे, जिसके बाद 59 प्रत्याशी जो है बीजेपी ने उतारे हैं। लेकिन कांग्रेस ने 53 प्रत्याशी उतारे हैं। 17 सीटों पर अभी तक मंथन जो है वो कांग्रेस का चल रहा है, तो वही 11 सीटें जो है बीजेपी की अभी तक क्लियर नहीं हुई। एंड टाइम पर अगर हम बात करें बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसपर आला कमान ने भी सहमति जताती है। तो उनके टिकट पे भी ऐलान नहीं हुआ है। डोईवाला की सीट के साथ साथ कोटद्वार की सीट हो गई, श्रीनगर की सीट हो गई, ऐसी तमाम सीटें हैं जिन पर लगातार अभी तक भाजपा और कांग्रेस का मंथन चल रहा है जो क्लियर नहीं हो पाई है। बात अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी करें तो वो खुद एक तरीके से फंसे हुए हैं कि कहां से चुनाव लड़े। रामनगर अगर वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो कांग्रेस के नेता रंजीत रावत वहां से पीछे नहीं हट रहे। रंजीत रावत का कहना है कि कांग्रेस से अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं रामनगर से ही लड़ूंगा और किसी सीट पर नहीं जाऊंगा। तो अब हरीश रावत का देखने होंगे कि पाला किस तरफ बदलते हैं, क्या कुमाऊं से ही चुनाव लड़ेंगे या गढ़वाल से लड़ेंगे, और जिस जगह से वो लड़ेंगे क्या जनता उनका साथ देगी, क्योंकि 2017 में उन्हें बुरी हार का सामना जो है वो 2-2 विधानसभा सीटों से करना पड़ा था। लावनी,
तो चुनावी मैदान में हर किसी के लिए कैंट देहरादून की ये जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया कृष्णा की कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा तय नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस सीट पर जो मुख्य मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा? बिल्कुल, अभी तक तो देखिए, अगर पुराने विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें 2017 की, चाहे बात करें 2012 की, कांग्रेस ने इस सीट पर जो है पूरा हार का सामना किया था। अब जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर है। इस सीट से वो स्वर्गीय हरबंस कपूर की धर्मपत्नी है। और उसके अलावा हम देख सकते हैं तो कांग्रेस का प्रत्याशी आज तक बीजेपी के सामने नहीं टिक पाया है। तो अभी तक मुकाबले की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से खुलकर मैदान में नहीं जुटी है, क्योंकि कोरोना की भी तमाम पाबंदियां जो है वो चुनाव आयोग ने लगा रखी है, जिसके बाद से देख सकते हैं सिर्फ भाजपा ही मैदान में दिख रही है, क्योंकि भाजपा की ही हर एक गली में लहर है। क्योंकि विधायक हरबंस कपूर की हम बात करें तो वो इकलौते देहरादून जिले की इसी विधानसभा से ऐसे विधायक थे जिनको घर घर का बच्चों का नाम जो है वो विधायक हरबंस कपूर को बताता, और हर एक के घर पे उनकी नजर रहती थी। हर घर में वो सुख दुख पहुंचने हर समय पहुंचते रहते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो जनता के बीच में दिखाई देते थे। जनता के विधायक उनको कहा जाता था, एक तरीके से कैंट का जननायक जो भी दुनिया में नहीं है। जनता जो है एक बार फिर तो ऐसा लगता है कि सिंपैथी के तौर पर भी अगर कहें तो सविता कपूर भी इस सीट से जो है प्रत्याशी हम उनको कह सकते हैं कि आने वाली विधायक वही इस सीट से बनेगी, जिसके डर के बारे कांग्रेस भी अभी तक अपना प्रत्याशी चयन करने में घबराई हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा इस पूरी जानकारी के लिए। तो देहरादून कैंट से बीजेपी कार्यालय का जरूर उद्घाटन हुआ है, लेकिन इस उद्घाटन के जरिए ही दफ्तर से ही, कार्यालय से ही रणनीति तैयार होगी इस सीट को किस तरह से जीता जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी जैसा कि कृष्णा ने बताया कि कोई भी चेहरा सामने नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्य रूप से इस सीट से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाके में बारिश हो रही है। इसमें मसूरी, नैनीताल, चमोली, धनौल्टी, नैनीताल और बद्रीनाथ ऐसे कई इलाके शामिल हैं। एक तरफ जहां बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आ गई है, इससे ठंड बढ़ गई है, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ दूर दूर से पर्यटक उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं और बारिश का और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इलाके में बारिश और बर्फबारी होगी। आगामी चुनाव को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने और आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले के द्वारा हाट विधानसभा में चेकिंग अभियान के दौरान एक कार में चेकिंग के दौरान 2,34,500 रुपए के नकदी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राज्य में आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इतनी अधिक मात्रा में नगद धनराशि रखने और वैध कागजात प्रस्तुत न कर पाने के कारण धनराशि के चुनाव में दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए बरामद धनराशि को सीज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है, वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। बात अल्मोड़ा की, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब द्वारा हाट से नौबाड़ा की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि हादसे में कार चला रहे चालक की गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां घायलों का इलाज जारी है। उत्तराखंड में भूमाफियाओं का गुंडाराज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन भूमाफिया कभी सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं तो कभी किसी निजी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करते हैं, जिससे परेशान होकर उत्तराखंड में एक तरफा भू कानून की मांग उठ रही है। आदर्श आचार संहिता से पहले कई विरोध प्रदर्शन भी भू कानून की मांग को लेकर किए गए हैं, जिसके न बनने से स्थानीय लोगों की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां देहरादून में रहने वाले पवन चोपड़ा की लगभग 12.5 बीघा जमीन पर भू माफिया रमेश बत्ता और अन्य लोगों ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जा किया हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित पवन चोपड़ा कई बार थाने में शिकायत कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले को दर्ज कर दिया गया है, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में एनसीआईबी के डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडेंट हिमांशु नौरेला ने संज्ञान लेते हुए कहा कि पुलिस मुख्य डीजीपी से कई बार
मिलकर उन्हें कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजीपी भी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं, तभी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए जी, आज ही मुझे पता लगा है, एक बल्कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुना तो आपने ही होगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, पंजाब में गुलस्ता क्या होगा। एक मेन लैंड मेन रोड पे है 10.5 बीघास, उसकी लगभग कीमत है लगभग 2 करोड़ पर बीघा। उस पर अवैध कब्जा है, उस पर जाली सिग्नेचर है, उस पर किसी डिपार्टमेंट में कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस डिपार्टमेंट नंबर 1, CBCID नंबर 2, FSL की जांच भी हुई है। FSL की जांच की रिपोर्ट में जो सिग्नेचर किए गए हैं वो सारे के सारे जाली हैं। इवन कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, तब भी CBCID ने एक भी बार इस सारे केस को फॉरवर्ड ही नहीं किया। ये इतना हैरान करने वाला मामला है। कम से कम 3-3.5 साल से हर एक विभाग को जो विक्टिम है, जिसके साथ ये अन्याय हुआ है, मिस्टर पवन चोपड़ा, वो एक बुजुर्ग आदमी है, बीमार भी रहते हैं, हर एक जगह उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोर्ट तक गए, पुलिस प्रशासन। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो प्रभावी DG हैं मिस्टर अशोक कुमार, उनका करीब 10-15 दिन पहले मैंने इंटरव्यू लिया था। उनसे मैंने पूछा भी लैंड माफिया के बारे में, वो टाल गए। उनका जवाब था, हमने एक एक्ट पारित किया है। अरे एक्ट पारित, बिल्कुल डर रहा है, सारे के सारे मिले हुए हैं। इट इज हैंड इन ग्लव, ऑल आर कॉम्प्लिसिट, सब मिले हुए हैं। उसको इंसाफ चाहिए, उसको जितना उसका बनता है वो लैंड को खाली कराया जाए, उसके नाम पे किया जाए, नहीं तो सारा का सारा उसका जो मूल्य है श्री पवन चोपड़ा को दिया जाए। और बहुत ज़्यादा रसूखदार है और पैसे भी बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ बात चल रहा है सर, रमेश भत्ता देहरादून का बहुत बड़ा भूमाफिया है। ये कोई भी ज़मीन इनके यहाँ सही तरीके से नहीं, इनके पास नंबर 1। ये जितने भी हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, और मतलब गलत तरीके से जब लोग मर जाते हैं तो उसकी गलत पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करा के अपने नाम करा रहा है। मेरी मम्मी की डेथ हुई, वो भी इसने पावर ऑफ अटॉर्नी गलत बनाई है, जिसके सिग्नेचर FSL की रिपोर्ट आई उसमें भी गलत है। जब रिपोर्ट लगने लगती है तो इंस्पेक्टर को चेंज करा देता है। ये कहता है मेरा बड़े उच्च अधिकारियों से मेरी वो उठक बैठक है, मैं कोई मतलब कि मुझे किसी से किसी डर नहीं है। और ये लेन देन ऊपर से रखता है, क्या करता है ये मुझे नहीं मालूम। ये किसी का काम ही नहीं होता। इसने नंजनपुर भी हेरा फेरी करी है ज़मीनों में, मेवाला में करी है, अब मेरे साथ पुलिस मैं 2019 से मतलब कि CBCID में मैंने रिपोर्ट करी थी, और 2 साल से CBCID में, जबकि 6 महीने में रिपोर्ट लग जानी चाहिए, तो ये रिपोर्ट ये लगने नहीं दे रहा। तो जब मतलब लगने का टाइम आता है तो उस इंस्पेक्टर को चेंज करा देता है, फिर उसके लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए अब मैं कल भी गया था, तो वहाँ पे JD साहब थे, SP साहब थे, सारे थे। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला सर करवा दो, वो कह रहे हम जल्दी करा रहे हैं। अब मुझे 2 साल हो गए सर, मैं कहाँ भटकूँ, आप मतलब प्लीज़ मुझे बताने का कष्ट करें। इधर लगातार कई दिनों से दिल्ली में चली मशक्कत के बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अब ऐसे में अगर जनपद हरिद्वार की बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 5 विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। हरिद्वार सीट से सतपाल ब्रह्मचारी, रानीपुर सीट से राजवीर सिंह चौहान, भगवानपुर सीट से ममता राकेश, पिरान क्लियर से फुरकान अहमद, मंगलोर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन का टिकट फाइनल किया गया है। ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल भारी बारिश के बीच आधी रात को बिजली का एक खंभा अचानक तेज धमाके के साथ जमीन से उखड़कर हवा में झूल गया। गनीमत रही कि धमाका होने के बाद बिजली गुल हो गई। वहीं बिजली के खंभे के पास कई घर हैं जहां बिजली की तार की वजह से करंट आने से अनहोनी हो सकती थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली का खंभा पिछले 1 साल से ठीक नहीं है। इस संबंध में विद्युत उपखंड अधिकारी और नगर निगम की महापौर को लिखित रूप से पहले शिकायत भी दी गई है, लेकिन
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बिजली का खंभा सीधा कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। मामले में जब एसडीओ प्रवीण सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि गली में नाली निर्माण का काम किया जा रहा है, जिससे खंभे का बेस हिल गया और खंभा जमीन से उखड़कर हवा में झूल गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज ही फिर से खंभे को लगा दिया जाएगा। वो उसमें ग्रिल में टकराया होगा ना। तेज बारिश होने के कारण ये बिजली के पोल से हमारा जो मेन केबल है वो मेन केबल लाइन हमारे घर के ऊपर गिर गई। रात 2 बजे थोड़ा धमाके के साथ सब घर में सो रखे थे। रात 2 बजे से हम बहुत विचलित हो रखे हैं, जिससे कि हमने पूरा प्रशासन को, बिजली विभाग को अवगत करा दिया था, मगर अभी 10 बजने वाले हैं, अभी तक हमारे उसमें कोई नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि रात की बात रही, नहीं तो सुबह होता तो जानलेवा वो होता, जिसमें कि हमारी गाड़ी के ऊपर एक तार होने के कारण रात करंट चल रहा था। और उसमें हम 1 साल पहले से इस खंबे के उसमें बिजली विभाग वालों को और पार्षद को सबको हमने अवगत करा रखा है, मगर हमारे उस पर किसी ने अभी तक ध्यान। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। पहली सूची में 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसके तहत पौड़ी विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर पर ही दोबारा से भरोसा जताकर उन्हें चुनावी रण में उतारा है। कांग्रेस ने पौड़ी विधानसभा से नवल किशोर को टिकट दिया। वहीं टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर ने कांग्रेस पार्टी का आभार जताया। उधर विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी ने प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में श्रीनगर विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और श्रीनगर प्रत्याशी मोहन काला ने जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भर दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से श्रीनगर की लड़ाई आसान नहीं है। बता दें, इस बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव रोमांचक होने वाला है। सीट है और बहुत बड़ी हॉट सीट है और घमासान है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस ने 21 साल में जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका रिजल्ट उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी हो, घर घर जा रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है, और जिस तरह से उनका व्यवहार जनता के प्रति है, जनता उनको सबक। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों से चल रही है और इसी कड़ी में नानकमत्ता से बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक प्रेम सिंह राणा ने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रेम सिंह राणा ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव पिछले चुनाव से रोचक होगा। बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां किच्छा में एक सप्ताह पहले निर्माणाधीन तेल फैक्ट्री में हुई लाखों की लूट का किच्छा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 16 जनवरी को अज्ञात बदमाशों ने हथियार की नोक पर किच्छा थाने के इंद्रपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन तेल फैक्ट्री में धावा बोलकर कर्मचारियों को बंधक बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए का लोहे का सामान और मशीनों को लूट लिया था। वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसका पुलिस की टीम ने खुलासा करते हुए लूटे गए माल के साथ 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद की है। पकड़े गए आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसके तहत काशीपुर से नरेश कुंवर को कांग्रेस हाईकमान ने विश्वास जताते हुए
प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के कुछ लोग टिकट का दावेदारी कर रहे थे, जिनको टिकट नहीं दिया गया उन सभी दावेदारों ने बगावत करने शुरू कर दी है। वहीं विधानसभा चुनाव में जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। हरिद्वार में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस ने अवैध शराब और अवैध धनराशि की आवाजाही रोकने के लिए स्पेशल टीम के साथ सघन अभियान चलाया हुआ है। इसे लेकर कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा शिवालिक नगर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही है। इस दौरान वहां से दिल्ली नंबर की गाड़ी को रोके जाने के बाद चेकिंग के दौरान गाड़ी में से 4,40,000 रुपए बरामद हुए। फिलहाल गाड़ी में सवार 2 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्राप्त धनराशि की जाँच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कनखल थाना क्षेत्र के बूढ़ी माता मंदिर के पास कार से चेकिंग के दौरान 2,15,500 रुपए बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस और चुनाव आयोग के संयुक्त अभियान के तहत रकम को सील कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पकड़े गए धनराशि ज्यादा है और दोनों के पास कभी कोई भी धनराशि से जुड़े दस्तावेज फिलहाल नहीं मिले हैं। बात सितारगंज की, जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सितारगंज में 69 लोग कोरोना संक्रमित निकले। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रशासन ने कोरोना SOP का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काट दिए। बढ़ते कोरोना की तीसरी लहर के बीच नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने बिना मास्क के आने वाले लोगों के चालान किए। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं पुलिस ने शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों में लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के पालन करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस ने बस स्टैंड पर भी बिना मास्क के बैठी सवारी चालकों, परिचालकों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। पुलिस की सख्ती के बाद बाजारों में आनन फानन में लोग मास्क खरीदते हुए नजर आए। वहीं SI संजय बोरा ने कहा कि क्षेत्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के लिए चालान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग ध्यान रखें और सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ तेजी से असर दिखा रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर काशीपुर प्रशासन भी रैपिड टेस्ट के दायरे को बढ़ाकर कोरोना को कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने जायजा लिया। साथ ही कोरोना को लेकर क्षेत्रीय नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोरोना का ग्राफ बढ़ना चिंताजनक बताया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना की जांच को बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन डोज में तेजी लाई जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि क्षेत्र में कोरोना पर अंकुश लगाने में सफल होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से उत्तराखंड के साथ साथ हमारे ब्लॉक काशीपुर में भी कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए सभी बॉर्डरों पे बहुत सख्ती कर दी गई है और पूरा दिन 12 घंटे वहाँ पर हमारी टीम मौजूद रहती है, जो कि RT-PCR और एंटीजन की पूरी सुविधा दे रही है। वहाँ पे रैपिड चेकअप हो रहे हैं। हर जितने भी वहाँ पर पब्लिक आती है हमारी आउटसाइडर से, उनकी सेकेंड डोज चेक होती है। जिनकी सेकेंड डोज नहीं लगी है वहीं पे वैक्सीनेशन की सुविधा है, हाथों हाथ उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जहाँ तक निर्वाचन का भी अब समय आ गया है, जितने हमारे निर्वाचन के उनके लिए हमारे बूथ्स में जितनी जगहों पर सेकेंड डोज फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से भी कोविड से हमने बचना है। सेकेंड लहर में हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे काफ़ी जोर दे रखा है और 5 टीमें हमने बना रखी हैं, जो कि बॉर्डर्स पे और जगह जगह पे मोबाइल टीमें जाकर जहाँ पे बहुत कोविड संक्रमित लोग मिल रहे हैं उन एरियाज़ में हम लोग कंटेनमेंट जोन को 1 दिन के लिए बनाकर हाथों हाथ वहाँ पर रैपिड एंटीजन चेकअप कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग जा रहा है कहाँ कोविड पॉजिटिव ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।